आने वाले हफ्तों में जो महंगाई का लोगों पे बोझ है वो कम होगा। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। गरीब अवाम के हालात जो है ना वो गरीब अवाम के पास जाके पता चलते हैं। ये जो गरीब अवाम के मसीहा हैं ये तो शायद गरीब अवाम में इनको गए हुए भी ज़माना हो गया होगा। आज चीज़ लेने जाती हैं कोई रेट होता है, अगले दिन जाती हैं कोई होता है। बच्ची मेरी हार्ड बस पड़े जाती है 32 किलोमीटर पे सफ़र करके घर के खर्चे चलाने के लिए। तो मेरी सैलरी का 50% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ मेरे रेंट में निकल जाता है, फ्यूल में। जी, दूसरी बात ये कि मैं डबल मास्टर प्लस एमफिल होने के बावजूद मेरे पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है। मैं अकेली अपने आप को फाइनेंस करना शुरू करूँ तो मेरा ख्याल ये कि मैं अपने ब्रेकफास्ट का खर्चा भी खुद पूरा नहीं कर सकती। 2000 सुबह डाला था जेब में, अब ये इतने पैसे रह गए, इसके आएगा क्या? अब अभी सब कुछ घर का, घी घर का, चीनी घर की, आटा घर का, सब कुछ अलग, सब कुछ छोड़ के ये 2000 में ये रह गया। गुजारा कैसे करते हैं सर इस हालात में और इस वक्त में गुजारा बड़ा मुश्किल है। भाई कितने पैसे कमाता? मैक्सिमम भी 25,000। कितना टाइम रिक्शा चलाते हो? मैं सुबह से शाम तक। तो खर्चा कितना हो जाता है एक टाइम की हांडी रोटी के ऊपर? अगर सही करें तो फिर 1000 भी। कितने पैसे कमाते हो? बैग के थोड़े ते बैठो, ਤੁਹਾਡੀ दुकान भी अपनी नहीं। हाँ जी, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਮਾ ਲਈ ਤਾਂ 6-7 रुपए पाउंड। घर किन्ने जी ने कमान वाले? घर में इकल्ला ही कमाना हूँ। महंगाई बहुत हो गई है, क्या करें हम, वेले बैठ के घर चले जाते हैं। रोज के कितने पैसे कमा लेते हैं? 100-150 रुपया मिलता है, वो भी मुश्किल से। जब से शो कर रहे हैं, जब से इस मीडिया में मैं आया हूँ, आवाम की मुश्किलात दिखाता आया हूँ, आवाम की परेशानियाँ दिखाता आया हूँ, आवाम के दुख आपको दिखाता आया हूँ, आपसे शेयर करता आया हूँ। और मेरी कोशिश रही है जहाँ तक अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है और हम कुछ कर सके खुद से, उसको खुद से हटाने की, उन किसी की परेशानी दूर करने की कोशिश करते आए हैं। कुछ दिन पहले लाहौर शहर के अंदर एक बैनुल-अक़वामी फ्रेंचाइज जो सी है वो आई, कॉफ़ी शॉप थी। उसके बाद जो लाइनों में खड़े थे उनको देख के और उनकी वीडियोस और सोशल मीडिया पे वो तमाम चीज़ें देख के बड़ी हैरानगी हुई मुझे। उस चीज़ की हैरानगी हुई कि उसी दिन जिस दिन ये सब कुछ आ रहा था, एक खबर थी कि आटे की लाइन में लगा एक बंदा जो उनसे है उसका दिल की धड़कन बंद हो गई और वो वफात पा गया। वो आटे की लाइन में खड़ा था, अपने बच्चों के लिए खाना लेने आया था। आटे की लाइन में वो खुशी से खड़ा नहीं होता, उसको थोड़ा सा सस्ता मिल रहा था। यकीन माने 100-200 की जो बचत होती है ना हम जैसे गरीब आदमी के लिए, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। 100-200 बच जाने का मतलब ये होता है कि बजट के अंदर इतना सारा पैसा आ जाना, वो 100-200 की इतनी बड़ी औकात होती है हमारी नज़र में, हम लोगों की नज़र में। लेकिन जो वहाँ खड़े हुए थे वो 1000-2000 रुपये का कॉफ़ी का कप एक टाइम का पी लेंगे और एंजॉय कर लेंगे और बड़े खुश हो जाएंगे कि यार बड़ी मज़ेदार कॉफ़ी पी। कॉफ़ी का एक कप और एक हफ्ते का राशन दोनों साइड पे देख रहे हैं। ये इस कदर शदीद पोलराइजेशन है, इस कदर शदीद ये तबकाती जो सिस्टम है ये पाकिस्तान में आ गया है, जो ख़तरे की घंटी बजा रहा है, जो अभी शायद आपको नज़र नहीं आ रही, अभी आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा कि ये कितना ख़तरनाक है, लेकिन ये ख़तरनाक होता जा रहा है। और ये खतरे की घंटी मैं आपके लिए बार बार बजा रहा हूँ। ये गरीब आदमी जो उन लाइनों में लगा हुआ है, आप उस वक्त से डरें कि वो उन लाइनों से निकल के उसके हाथ आपके गिरेबान तक ना पहुंच जाएं। तो जिन लोगों को अल्लाह ताला ने इक़्तिदार दिया, जिन लोगों को अल्लाह ताला ने पैसे दिए हैं, जिन लोगों के पास इतने वसाइल हैं कि उनकी ज़रूरत से ज़्यादा है, तो खुदारा उन लोगों की मदद करें जो लोग वहाँ बग़ैर वसाइल के मौजूद हैं, जिनके पास घर में फाके हैं, जिनके पास घर में खाने को रोटी नहीं है, उनकी मदद करें, उनके लिए आगे बढ़ें। क्योंकि ये निज़ाम अगर ऐसे ही चलता रहा तो इस मुल्क के अंदर आगे मुस्तकबिल अपने बच्चों का आप सोचें क्या होगा। हर जगह पे छीना झपटी पड़ जाएगी। अभी कराची के हालात आप देख रहे हैं, किस तरह छीना झपटी है वहाँ पे, किस तरह लोग वहाँ से एक दूसरे से सामान खींच रहे हैं। हर किसी को पैसे कमाने की धुन सवार हो गई है, जो पैसा कमाएगा वो आगे बढ़ेगा। माशरे के अंदर ये जो नफ्सा नफसी है, ये जो एक दूसरे के कंधे पे सर पे पाँव रख के ऊपर चढ़ने का जो शौक है, ये जो रिवाज जन्म लेता जा रहा है और अदम बर्दाश्त जन्म लेती जा रही है, ये बड़ा खतरा पैदा करती जा रही है। यकीन माने आप और मैं आज या कल परसों इस दुनिया से चले जाएंगे। अपने आने वाली नस्लों का सोचें, उनके लिए क्या मुआशरा छोड़ के जाएंगे। जंगल से बदतर होता जा रहा है निज़ाम, ताकतवर के लिए और कमज़ोर के लिए। और इसी ताकतवर और कमज़ोर के निज़ाम जो अलग अलग हुआ है उसके अंदर बहुत सारे लीडर जन्म लेते हैं। आज आपको इसी तरह की कुछ बातें बताएंगे, लेकिन उन बातों पे जाने से पहले सिर्फ इतना सा गौर करें, ये दो कितारें हैं मेरे इस तरफ भी और इस तरफ भी। ये कितार जो सी है ये एक कॉफ़ी के कप के लिए है और एक कितार जो सी है अपने पूरे घर के राशन लेने के लिए, और एक ही मुल्क में है, एक ही शहर में है। आपको दिल में तकलीफ़ नहीं होती? आपको ऐसा लगता नहीं कि ये किस कदर ख़तरनाक सिचुएशन पैदा होती जा रही है? आपको ऐसा लगता नहीं कि जो फिल्मों में देखा करते थे हम, इंग्लिश फिल्मों में, कि जो से अमीर है वो अमीर से अमीर तर हुए हैं, और गरीब जो से हैं उस सीवरेज में रह रहे हैं, सीवरेज लाइन्स में रह रहे हैं, वहाँ पर रह रहे हैं और उन एक रेवोल्यूशन सा क्रिएट हुआ है। ये इस तरह की सोसाइटी, इस तरह की जो मुआशरा होता है, वो इनकलाब
आने के लिए बिल्कुल बेहतरीन होता है, जरखेज उसे कहा जाता है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि यहाँ इनकलाब भी ज़ाती मफाद के ऊपर आता है, मफाद आमा के लिए इनकलाब अभी तक नहीं आया। महंगाई नीचे आएगी इंशाल्लाह। मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। ये भी बड़ा खामोशी से इनकलाब आ रहा है। मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, तकलीफ बढ़ती जा रही हैं, रेट बढ़ते जा रहे हैं। जो आम इस्तेमाल की अशिया हैं, जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया हैं, उसके रेट बढ़ते जा रहे हैं। लोगों में एक अजीब सा तजब्जुब पैदा होता जा रहा है, लोग परेशान होते जा रहे हैं कि अब हम करेंगे क्या। हर दूसरा बंदा गली में खड़ा होकर ये सवाल पूछ रहा है कि ऐसा कब तक चलेगा और क्या होगा, आगे क्या होगा, हमारा मुस्तकबिल क्या है, हम कैसे कितनी देर तक ऐसे जीते रहेंगे। खबरें आती हैं पेट्रोल जो है वो 250 से 285 तक चला जाएगा, 300 रुपए तक चला जाएगा। डॉलर हर रोज बढ़ रहा है, डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है, उससे जो आम इस्तेमाल की अशियाँ बढ़ती जा रही हैं और जो फायदा उठाने वाले हैं, मुनाफाखोर हैं, वो इन बहानों को लेकर चीज़ों की कीमतें मजीद बढ़ाते जा रहे हैं और वो पैसे कमाते जा रहे हैं। कुछ लोग जो अमीर हैं वो अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। गरीब के दिल में अमीर के लिए नफरत बढ़ती जा रही है। गरीब आदमी जब अमीर आदमी को देखता है वो यही सोचता है कि ये मेरा हक खा रहा है। और इसी सारे के अंदर एक उम्मीद की किरण जो जागती हुई नजर आती है। कहीं पे ऐसा लगता है कि शायद ये निजात दहिंदा, हम निजात दहिंदे की तलाश में रहे ना, क्योंकि हम हर किसी से पूछते हैं कब तक ऐसा चलेगा, कौन निजात दिलाएगा, कौन ताकतवर का गिरेबान पकड़ेगा। मेरी सारी चीजें वो हैं जो गरीब लोगों को ऊपर उठाने के लिए। एक बंदा कहता है मैं तुम्हें निजात दिलाऊंगा, क्योंकि हमें इस वक्त निजात दहिंदा की जरूरत है। हम चाहते हैं कोई मसीहा आए और ऐसी चीजों का फायदा वो लोग उठाते हैं जो शायद अपने जात शायद मेरे में हो सकता है कि मेरी खाम ख्याली हो सकता है कि मैं गलत सोच रहा हूं, लेकिन बज़ाहिर यही लगता है कि वो लोग ये समझते हैं कि ये मौका है, यहां पर इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। जब आप उन लोगों की शक्लें देखते हैं, उन लोगों को अपने इर्द गिर्द देखते हैं, उन लोगों के किरदार देखते हैं, उन लोगों की तमाम बैकग्राउंड देखते हैं, अमीर तरीन लोग हैं, ओह कमाल के पैसे उनके पास। उन लोगों के एहतजाजों पे जाते हैं तो V8 और क्रूजर्स और डाले और उनसे नीचे गाड़ियां नहीं होती, हर जगह वो मौजूद होते हैं और वो लोग गरीब की बातें करते हैं, गरीब का एहसास करते हैं। उन लोगों के करीब आप जा नहीं सकते। उन लोगों के ड्राइंग रूम्स जब आपको दिखाए जाते हैं तो इस कदर खूबसूरत कुर्सी होती है कि जिस कुर्सी के ऊपर वो बैठे होते हैं वो एक कुर्सी बेच के आप 3 बच्चियों की शादियां करवा सकते हैं। वो इस कदर खूबसूरत कुर्सी होती है और इस कदर महंगी कुर्सी होती है। एक बादशाह का तख्त होता है, वो बंदा उस कुर्सी पे बैठ के कह रहा होता है कि मैं गरीब की आवाज हूँ, गरीब के लिए उठूंगा, गरीब के लिए जाऊंगा। उसके लिए तमाम सहूलियात मौजूद हैं। बाहर बैठा हुआ उसकी हिफाजत में मामूर सिपाही के लिए तमाम सहूलियात मौजूद नहीं है। निजात दहिंदा की कहानी आपको सुना रहे हैं हम, इसलिए सुनाना चाह रहा हूं मैं आपको कि ये वो वक्त है जिसपे से लोग हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। हम में एनर्जी है, हम में पोटेंशियल है, हमें वो वक्त है कि हम इनकलाब कबूल कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग हमारे इस तमाम की तमाम कमजोरियों का, हमारी इन तमाम की तमाम तकालीफ का गलत फ़ायदा ना उठा लें। सिर्फ आज के शो में आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि पहचानें, आंखें खोलें और आंखें खोल के आगे बढ़ें। शुरुआत करते हैं एक ऐसी बात से जिसे हमारे इनकलाबी लीडर कहते हैं कि ये तो बड़े बड़े लोग करते हैं। क्या? यू टर्न। लीडर्स के लिए यू टर्न बहुत जरूरी होती है। कोई भी लीडर अपने आप को अक्ल कुल नहीं समझना चाहिए। चला दो, खिरा दो, गिरेबान पकड़ लो, बेशरम आदमी तुम्हारे बाप का पैसा है। बेशरम आदमी तुम्हारे बाप का पैसा है। जो मेरी बंदूक की नशिस्त पे बड़ी देर से उसको पर आया हुआ वो है आसिफ अली जरदारी। ये दोनों गीदड़ अपनी चोरी छुपाने के लिए पाकिस्तानियों को लड़ा रहे हैं। तमाम चीजें हमारे जज्बात को उभारने के लिए थी और हमें ये बताने के लिए थी कि अमीर आदमी हमारा हक खा रहा है, हमें तकलीफ दे रहा है। जितने भी ये बड़े बड़े लोग हैं ये हमारे मुलाजम हैं, ये कौम के मुलाजम है, यही हम आपको बार बार बताते आए हैं। लेकिन जो शख्स ये नारे लगा रहा था उस शख्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। हमें जानना चाहिए कि ये शख्स इनकलाब कैसा लाना चाहता था। ये शख्स जिनसे है ये यूटर्न को बुरा नहीं समझता। और इस शख्स की किस बात पे यकीन करें? क्या ये शख्स हमको समझता है कि कौम अक्लमंद है, कौम समझती बूझती है, कौम को पता है कि अच्छा बुरा क्या है? क्या ये समझता है कि ये कौम जो सी है बेवकूफ़ नहीं है? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? सुने, मुशर्रफ साहब से शुरू करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। अच्छी जगह पे चले गए हैं। मुशर्रफ साहब के बारे में हमारे प्यारे लीडर क्या कहा करते थे, ज़रा वो गौर से सुनिएगा। और उनके लिए रेफरेंडम जब हुआ, जब उनको बावर्दी सदर मुंतखब करना था, तो उनको बावर्दी सदर मुंतखब करने के लिए आगे बढ़े और करप्शन के बारे में बताया कि बड़ी करप्शन हो रही थी। मुशर्रफ साहब आए, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। अब उनके रेफरेंडम में मैं हिस्सा डाल रहा हूँ। एक इंग्लिश चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने यूं करके रेफरेंडम में अपना वोट डाला।
क्या डाला वो आपको पता ही होगा, जो बाद में उन्होंने निकल के बयान दिया, जरा सुन के आए। जनरल मुशर्रफ के दौर में ये पिछले 10 सालों से बहुत बेहतर दौर था, हर चीज बेहतर थी, कर्जे भी इतने नहीं थे। मुशर्रफ साहब बड़ी अच्छी चीजें की उन्होंने, बकौल हमारे इनकलाबी लीडर के बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी चीजें की। अब मुशर्रफ साहब जब बवर्दी सदर मुंतखब हो गए और मुशर्रफ साहब ने हल्का हल्का इनको भी टाइट करना शुरू कर दिया और इनकी बातें नहीं मानी, इनकी मंशा और मंतक के मुताबिक वो नहीं चले, क्योंकि जो इनकी मंशा और मंतक के मुताबिक चलता है वो बेहतरीन आदमी हो जाता है, चाहे पहले हो ना हो। लेकिन जो इनकी मंशा और मंतक के मुताबिक नहीं चलता, यकीन माने शैतान तो शायद छोटा वर्ड होगा, पता नहीं उसको क्या क्या कह जाते हैं और क्या क्या तो लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि ये क्या क्या कुछ है। मुशर्रफ साहब के बारे में जो कलमात बाद में कहते रहे वो भी सुन रहे। जो शख्स इनके साथ इनकी बात माने, इनके साथ चले, इनको प्रमोट करे, वो बेहतरीन आदमी है, वो बेहतरीन शख्स है और उससे बेहतर कोई नहीं हो सकता। लेकिन जो ही वही शख्स, सेम शख्स जब इनके खिलाफ चले या इनकी मंशा के मुताबिक कोई बात ना माने, इस कदर शदीद बयानबाजी, इस कदर शिद्दत से उसके बारे में तमाम चीज़ें इकट्ठी करना, उसकी प्रोपेगेंडा करना, हर चीज़ करना बड़े शौक से करते हैं और बाद में से कहते हैं यही लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। नवाज शरीफ के बारे में क्या कहा करते थे, नवाज शरीफ के बारे में कैसा सोचा करते थे, वो भी सुन लें। फिर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो बोलते रहे वो भी आपको पता है। इसके साथ खिलाफ तो जो उनके बोलते हैं वो आपको पता ही है। पहले ज़रा हक में और चीज़ें सुन के आएँ। उनमें मौलाना फजल रहमान हो, उनके बारे में क्या कहते थे, शेख रशीद साहब हों, उनके बारे में क्या कहते थे। उसके बाद वो हमारे जो पार्लियामेंट के पार्लिमानी अमूर के वजीर हैं, इनके वकील के तौर पे भी पेश होते हैं, बाबर अवान साहब, डॉक्टर बाबर अवान साहब, उनके बारे में क्या कहते थे। और ये सारा कुछ ऑन रिकॉर्ड है। असल में प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये चीज़ें जो उनसी अखबार में कही हैं या पता नहीं मुझे क्या था उस वक्त, मैं किस हालत में था, पता नहीं मैंने कैसे कह दी, ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है और बड़ी शिद्दत से कही हुई हैं। लेकिन वही लोग बाद में इनके नूरे नज़र, नूरे चश्म बन गए। क्यों? उन लोगों ने भी सोचा कि हमारी सियासत जो सी है वो खान साहब के साथ ही है, क्योंकि खान साहब पॉपुलर सियासत करते हैं, पॉप कल्चर के इंसान हैं और जो लोग उनको पसंद करते हैं वो बगैर किसी वजह, बगैर किसी रीज़न के खान साहब के पीछे चलने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि खान साहब एक स्टार हैं और स्टार के पीछे फैंस होते हैं। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, बात जो सी है वो इससे आगे बढ़ती रही है। बात किस तरह आगे बढ़ती रही है? एक ऐसे शख्स को वज़ीर आला बना दिया जिसके बारे में पता नहीं क्या क्या कुछ कहा करते थे, उसके बारे में जो बातें किया करते थे वो आपको पता है, और अभी भी निजी महफिलों में बहुत सारी बातें करते हैं उनके बारे में, जो वीडियो लीक्स, ऑडियो मुबैना ऑडियो लीक्स जो भी हैं। लेकिन हम उस पर नहीं जाते, हम उस पर रहते हैं जो ऑन रिकॉर्ड कहा करते थे, जलसों में खड़े होकर कहा करते थे और किस तरह कहा करते थे, ज़रा सुन। और फिर यही पंजाब का सबसे बड़ा डाकू हमारा वज़ीर आला बना दिया गया, क्योंकि खान साहब को अब वो उनकी मंशा और मंतक के मुताबिक काम कर रहे थे और वो जो उनसे थे वो चाहते थे कि खान साहब जिनसे हैं उनको वो लीडर मान चुके थे, अपने बड़े भाई को छोड़कर खान साहब के साथ आ चुके थे, इसलिए वो खान साहब के लिए बेहतरीन इंसान आखिर में करार पाए। खान साहब कहते हैं मैंने अपोजिशन के साथ बैठना ही नहीं है, मैं उनके साथ हाथ तक नहीं मिलाऊंगा, और जिनके साथ अब वो हाथ मिला रहे हैं वो सिर्फ इसलिए मिला रहे हैं कि वो उनके दरबार में आगे झुक के सलाम करते हैं, उन्होंने कहते हैं कि आप ही लीडर हैं। कभी आप परवेज़ इलाही साहब का ट्विटर अकाउंट जाके चेक करें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि परवेज़ इलाही साहब इतने बदल कैसे गए, तब्दीली तो सारी परवेज़ इलाही साहब के अंदर आ गई है। तो ये तमाम की तमाम मंतक थी, जो चाहते हैं खान साहब जो उनके आके अदाब बजा लाए वो उनका बंदा है, जो उनके खिलाफ खड़ा है उसकी ऐसी की तैसी गद्दार है, गलत आदमी है, करप्ट है और कौम के पैसे खाता है और पता नहीं क्या करता है। ये सारा कुछ करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कौम बड़े मुश्किल हालात में है, कौम रोटी के दो निवालों को तरस रही है, सारी कौम तरस रही है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऐसे ही हैं। वो कुछ लोग हैं जो किसी कॉफ़ी शॉप की लाइन में खड़े होकर घंटों इंतजार कर लेते हैं हज़ार रुपए की कॉफ़ी पीने के लिए, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर स्ट्राइविंग फॉर फूड। यहाँ पर सिचुएशन बहुत ख़राब है, आंखें खोलने की ज़रूरत है और यही वो चीज़ें हैं जिस पे सियासत करके इनकलाब का नारा लगा के कौम को अपने पीछे भगाया जाता है। भागो। भी बड़ा खामोशी से इनकलाब आ रहा है, रोशनी में आ गए हम, लेकिन कौम का रोशनी में आना अभी बाकी है। बात यहाँ खत्म नहीं हुई, बात चलती रही और MQM इसके बारे में साहब पता नहीं क्या क्या कुछ फरमाया करते थे, क्या क्या कुछ कहा करते थे, कितनी बातें किया करते थे कि हमें ऐसा लगता था कि पता नहीं MQM कैसी जमात है। फिर साहब को एकदम MQM अच्छी लगना शुरू हो गई। क्यों? MQM हमारी इत्तेहादी जो हो गई थी, MQM के साथ थे हम, MQM वाले लोग हमारी हुकूमत के बड़े अहम सतून थे, इसलिए MQM हमें बहुत पसंद आई। और ये भी कह दिया कि यार ये तो बड़े मुहज़्ज़िब लोग हैं। मैं लड़खड़ाने लगा था, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा बोलते हुए, ऐसी चीज़ें करते हुए इनके कदम या इनकी ज़ुबान ही क्यों नहीं लड़खड़ाती। हर बात इतने वसूख से,
इतने इत्मीनान से करते हैं कि आदमी को लगता है यार ये अब ठीक बोल रहा है, लेकिन पता नहीं कब ठीक बोल रहे होते हैं। बात जो सी है वो शख्स पे, शख्सियात पे या जमातों पे नहीं रुकी, बात आगे बढ़ती गई, बात इदारों तक जा पहुंची। इदारे जो इदारे हमारे खिलाफ हुए, हम उनके खिलाफ हो गए। जिस इदारे ने हमारे खिलाफ कोई भी चीज करने की कोशिश की, हमने उसके खिलाफ डबल चीजें करनी शुरू कर दी। लेकिन यही इदारे कभी हमें बहुत पसंद हुआ करते थे। कभी हम कहते थे कि ये इदारे तो असल ताकत होते हैं हुकूमत की, लेकिन जो ही ये इदारे हमारे खिलाफ हुए, हमने कहा तेरी ऐसी की तैसी। इस्लामाबाद आईजी, तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना हमने। भी ये फैसले कर रहे हैं और करवा रहे हैं, उनको अपने मुल्क का सोचना चाहिए। आइन और कानून की हुक्मरानी आपका काम है इम्प्लीमेंट करना। मैंने क्या जुर्म किया था कि रात के 12 बजे आपने अदालतें लगाई? जेलें भर दो, इनकलाब ले आओ, बाहर निकल आओ और उठा के पता नहीं क्या क्या कर दो। क्या क्या कुछ नहीं कह रहे खान साहब अभी, और घर में बैठे हुए कह रहे हैं वीडियो लिंक्स पे खिताब करो, बाहर निकलो, लोगों को निकालो। अपनी हकीकी आज़ादी के लिए हमारी जेल भरो तहरीक में शामिल हो। पाकिस्तानी कौम को आज सबको कहता हूं कि तैयारी कर लें। हमने जेल भरो तहरीक करनी है। मैं अनाउंस कर रहा हूं बुध से वेडनेसडे को अपनी जेल भरो तहरीक शुरू करना है लाहौर से, और हम फिर बड़े बड़े शहरों के अंदर हम जेल भरेंगे। लेकिन ये हमेशा ऐसे नहीं था। जब ताकत में थे तो कहानी मुख्तलिफ थी। जब ताकत में थे तो कहा करते थे कि भाई रियासत की रिट को कोई चैलेंज ना करे, वरना रियासत जो सी है वो आईनी हाथों से निपटेगी। रियासत जो सी है उसको बिल्कुल भी इस तरह की चीजें पसंद नहीं है। क्या कहा करते थे, जरा सुने। हम कोई तोड़ फोड़ नहीं होने देंगे, हम कोई ट्रैफिक नहीं रुकने देंगे, रियासत को उधर तक ना लेके जाएं, वो मजबूर हो जाएं एक्शन लेने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फ्लू नहीं है, वैसे ही मौसम चेंज हो रहा है तो सर्दी गर्मी मिक्स होती जा रही है। लेकिन हमारे जो प्यारे लीडर हैं, कोरोना का दौर उनके दौर में आया, उन्होंने, कुछ लोगों ने कहा कि ये तो खान साहब को तोहफा मिल गया है। खान साहब जो तरक्की तेजी से कर रहे थे, जो क्लेम करते हैं, वो तेजी की तरक्की की। उन्होंने कहा कि कोरोना ना होता तो इससे भी ज्यादा तेजी से तरक्की करनी थी। सबसे बेहतरीन तरीके से हमने कोरोना को मैनेज किया, हमने अपनी इकॉनमी बचाई, हमने अपनी इंडस्ट्री को बूस्ट दिया। कोरोना के बारे में हमारे प्यारे लीडर क्या कहते थे, कोरोना को जब शुरू हुआ तो कोरोना के बारे में उनकी क्या एहसासात थे और कोरोना के बारे में लोगों को क्या कहते थे, वो भी सुने। और कोरोना जो ही आ गया पूरी तरह अस्तगफिरुल्लाह और यहाँ नुकसान मचा गया, तबाही मचा गया, तब हमारे प्यारे लीडर ने क्या कहा, ये हमारे लीडर के तजादात सुन लें आप। 97% केसेस कोरोना के बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। 90% ऐसे केसेस हैं जिनको बड़ी माइल्ड सी होती है, यानी एक जुकाम जिस तरह खांसी हुई और ठीक हो गई। हम जितना मर्जी कहते हैं, लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। आम लोग समझते हैं कि ये कुछ है ही नहीं, एक ये फ्लू है। हमारा लीडर भी इस सीजन की तरह है, यानी कि पता ही नहीं चल रहा सर्दी है गर्मी। स्वेटर मैंने पहना हुआ, पसीना मुझे दबा के आ रहा है और समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है, ये सर्दी है या गर्मी है। हमारे लीडर्स भी इसी तरह हैं, सर्दी है या गर्मी है कुछ पता नहीं चलता, कभी 12 मौसम है, कभी क्या है। कौम को उन्होंने समझा हुआ कि जो मैं इनको सिखाऊंगा ये सीख जाएंगे और ये इसी तरह चलेंगे। और वो हमारे जिस तरह एक टीचर नहीं आ जाता क्लास में, जो सरकारी स्कूलों में जिद्दी से टीचर होते हैं, जो कहते हैं जो मैं कहता था वो कहता, वो टिकटॉक भी चल रहा है इस तरह का, वो नहीं आपने गौर करना उसको। लेकिन खान साहब ने जो कहता वो कहता। खान साहब ने कहा कि शुरू में बताया कि IMF जो सी है वो बड़ा काम खराब है, कर्जे लेना अच्छी बात नहीं है, कर्जे बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। फिर इन्हीं के एक मिनिस्टर ने एक एंकर साहब के सामने बैठ के ये तस्लीम किया कि हमने सबसे ज़्यादा कर्जे लिए हैं क्योंकि हमें इससे निकलना था, हम इससे निकल नहीं सकते थे। फिर कर्जे लेने के बाद खुशियां मनाई, मैं ये पैकेज लेके आ गया हूँ, मैं वो पैकेज लेके आ गया हूँ, हर चीज़ ठीक होने लगी है, बाहर से दुनिया पैसे दे रही है। पहले क्या करते थे, मैं खुदकुशी कर लूँगा, बाहर से भीख नहीं मांगूंगा। बाद में फिर इतनी भीख मांगी, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, पता नहीं क्या क्या हो गया। मैं अपने लीडर की आपको ये तमाम कहानी सुनाता हूँ, मेरे साथ रहिएगा। हम ना शहर में रहते थे तो जो सबसे बड़ा लड़का होता था ना, जो सबसे ज़्यादा मशहूर होता था या बॉलिंग तेज़ करता था, उसे कहा करते थे वो कि उसका नाम होता था राजू राकड़। राकड़ जब बॉलिंग कराता था खब्बे हाथ से तो विकेट नहीं लेता था। हर बंदा राकड़ की बातें सुन रहा होता था, राकड़ ने यह क्या था, राकड़ ने वो क्या था, राकड़ होना कह रहा है, राकड़ गलत भी कह रहे थे, सारे बच्चे उनकी बातें सुन रहे हैं क्योंकि राकड़ ने कहा राकड़ बॉलिंग बहुत अच्छी कराता है, तो सारा महल्ला इंप्रेस था राकड़ से।
तो ऐसे कभी कभी लगता है कि खान साहब भी समझते हैं कि हम भी रॉकेट के दोस्त ही हैं और रॉकेट ने जो कह दिया हमने वो कर लिया। रॉकेट कह रहा है कि जो चांद है उसका असली नाम जो सा है सूरज पहले था, चांद फिर डिम पड़ गया तो इसलिए उसका नाम चांद रखा, वरना पहले ये सूरज ही था। तो ये सारे ने मान लिया, हम सारे मान के बैठ गए रॉकेट ने कहता है और रॉकेट है कहता है। तो ये ऐसी बातें होती थी मोहल्ले के अंदर। लेकिन अब सियासत में ऐसी बातें होती हैं जो कहते हुए भी पता नहीं चलता कि मैं क्या कह रहा हूँ और ऐसे क्यों कह रहा हूँ। यानी कि मैं ऐसे कह देता हूँ कि जर्मनी और जापान साथ साथ हैं, फिर कह देता हूँ 12 मौसम चलते हैं यहाँ पे, फिर मैं पता नहीं क्या क्या कह देता हूँ। और मैं पाकिस्तान की आबादी कभी पाकिस्तान बनने से पहले 40 करोड़ कर देता हूँ, कभी क्या कहता हूँ स्लिप ऑफ टंग है। फिर मैं कभी कभी ये भी कह देता हूँ कि जाके ना शेर ते मोर ला देना। आटा दुगना हो गया, कराची के अंदर 100 रुपए लीटर से ऊपर चला गया। जो घी है वो 380 अरब था, आज 600 अरब केजी पहुंच गया। जब पाकिस्तान बना है तो इसकी आबादी 40 करोड़ थी, आज 22 करोड़ है। 40 लाख नहीं 40 करोड़, हाँ सॉरी 40 लाख। Germany and Japan, until after the Second World War, they decided that they would have on the border region of Germany and Japan, they had joint industries. कि जाए और शेर के ऊपर मोर लगाए बल्ले पे बल्ले पे। ये NA-22 का बड़ा अहम इलेक्शन, NA-122 का बहुत अहम इलेक्शन। मैं 120 ही कह रहा हूँ। यानी कि रॉकेट की बातें, जो हमारे मोहल्ले का रॉकेट था ना, उसकी बातें जो सी थी ना अजीब ही हुआ करती थी। हमें हंसी आती थी, लेकिन अब कौम यकीन कर लेती है। कमाल दिन आ गए हैं, ना सर्दी है ना गर्मी है। नहीं, अंपायर ही जो उनसे है वो सही बंदा नहीं है, आउट ही नहीं दिया। इतनी अच्छी बॉल गिराई मैंने, देखे ना कितनी तेज भागता हुआ आया हूँ, कितना प्रोफेशनल मैंने अटायर पहना हुआ है क्रिकेट वाला, और मैंने कितनी खूबसूरत बॉल गिराई है और उसने अंपायर ने आउट ही नहीं दिया। क्यों अंपायर ने आउट नहीं दिया? अंपायर जो उनसे है मुझे लगता है वो मिला हुआ किसी के साथ। अंपायर जो उनसे है वो न्यूट्रल नहीं है। हालांकि न्यूट्रल अंपायर तो मैं नहीं मुतारफ, आई मीन मैं कह रहा हूँ ये मैं जो है ना मुझ में बहुत आ गया। ये मैं नहीं करनी चाहिए मुझे, मैं बड़ी गलत चीज़ होती है। तो हमारे प्यारे लीडर ने कहा कि जो से न्यूट्रल अंपायर है वो तो मैंने ही मुतारफ करवाए हैं। जो न्यूट्रल अंपायर का कॉन्सेप्ट है वो मैं लेके आया हूँ। बाद में उन्होंने कहा न्यूट्रल तो कोई चीज़ ही नहीं होती, न्यूट्रल तो अल्लाह माफ़ करे जानवर होता है। जानवर भी न्यूट्रल हम खुद करते हैं, जानवर भी न्यूट्रल नहीं होता। कोई काम नहीं ठीक कर रहे तो तुम उन्होंने कट देना। असल होते साजिश रही है मेरे खिलाफ। साजिश हो रही है? साजिश हो रही है। कौन कर रहे हैं? अमेरिका करा रहा है जो भी है, पिछे अमेरिका ही आते हैं। अच्छा जी, हाँ जी यार इस तरह की खुली साजिश जो बाहर से अमेरिका ने इनके साथ मिलके मुल्क में रजीम चेंज की किया। काम मेरा ठीक नहीं, चीजें मैंने ठीक नहीं की, अपनी ड्यूटी मैं नहीं करता, इधर उधर की चीजों में मैं ध्यान देता हूँ। और जब इन सारी चीजों पे मुझे हटा दिया जाए, क्योंकि मैं एक सरकारी नौकरी कर रहा हूँ ना, एक सरकारी खादम हूँ, एक जगह पे कौम का पैसा मेरे पे लग रहा है, मैं हेलीकॉप्टरों पे आता जाता हूँ, मैं प्रोटोकॉल लेता हूँ, तो कौम मुझसे ये एक्सपेक्ट करती है कि मैं डिलीवर करूँ। अब मैं डिलीवर ना करूँ और मैं पे कह दूँ जो करा रहे हैं ना अमेरिका करा रहे हैं, मैं तो दस रहे हैं। लेकिन इस सारे के बाद यानी कि जो आप सुन के आए हैं कि जो करा रहा था अमेरिका करा रहा था, नाम नहीं लेना, फिर नाम भी ले दिया, मासूमियत चेक किया, तो वो तमाम चीज़ों के बाद एंड पे आके जब अमेरिका के किसी चैनल वॉइस ऑफ अमेरिका एक है उनका इदारा, उसको इंटरव्यू देते हुए बात ही नहीं निकली मुंह से और यहीं पे रह गई। उन्होंने कहा नहीं वो गुजर गया, वो तब मुझे पता नहीं था। अब अमेरिका ने नहीं कुछ किया, ये यहीं से वहां गया है। भाई क्या बात करते हो? मैंने आपको बताया ये कुछ भी नहीं है, ये सारी चीजें जो सारी आपको सुना के लाया सारे शो में कुछ भी नहीं है। इस सारी कहानी का जो आज का यानी कि अब आके जहां पर ये कहानी लीडर की और लीडर के तासुरात की रुकी हुई है, वो एक बंदे पे रुकी हुई है। जब वो बंदा ताकत में था तो उस बंदे को मुख्तलिफ इल्काबात दिया करते थे कि फ़लाँ है जी, मुख्तलिफ चीज़ों से मुख्तलिफ नामों से वो अलकाबात से नवाजा करते थे। गली में जब लड़के किसी को छेड़ना होता था ना किसी बड़े बंदे को, तो छेड़ने के लिए उसके नाम रखते थे, अंकल टॉम, अंकल जानी, मिस्टर बीन, इस तरह के हमने भी गली में लोगों के नाम रखे हुए थे कि और फलां बंदे को हम फलां नाम से थे, कोड वर्ड्स में बात करते थे। फिर जो बंदा जो ही वो ताकतवर नहीं रहा, वो कमज़ोर बना, नाम लेना शुरू कर दिया, खुल के बताना शुरू कर दिया, मिस्टर फलां, मिस्टर जो से वो हैं, फलां ने ये किया, फलां ने वो किया, इसने मेरी हुकूमत गिराई, उसने मेरी हुकूमत गिराई।
हकीकत में आपकी हुकूमत पार्लियामेंट ने गिराई थी। वो लोग मौजूद थे जिनके बारे में आप क्या करते कि बिल पास कराना था पकड़ पकड़ के लाना पड़ता था। ये वही लोग थे जो आपके साथ थे, जो आज भी आपको बहुत अच्छे लगते हैं। ये वही लोग थे जिन लोगों ने आपके साथ मिलकर इस हुकूमत को सहारा दिया और इस हुकूमत को लेकर चलते रही। ऑपोजिशन पार्लियामेंट ये एक इकाई होती है, उसका हिस्सा होती है। आप कहते हैं मैं 2/3 मेजोरिटी से आना चाहता हूँ। 2/3 मेजोरिटी का मतलब मैं आपको बताता हूँ, पहले जरा जाके सुन लें ये कहानी कहाँ पे आके रुकी हुई है, कहाँ से हम शुरू हुए थे। ओ लंबी कहानियों से ना, साइफर, ये वो फलां बंदा, ये वो बात चलती चलती बाजवा साहब, फिर मोहसिन नकवी साहब, एंड मैनू डर है कितने लाहौर के पावे ते आके गल ना मुक जाए कितने टुर पे हो। तमाम कहानी का लुब्बे लुबाव ये है कि इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं, सोसाइटी पोलराइज्ड हो चुकी हुई है। तबकाती जो निज़ाम है वो बड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। मिडिल क्लास जो सी है वो अपर क्लास और लोअर क्लास के दरमियान में ब्रिज का काम करती है और मिडिल क्लास खत्म होती जा रही है। जिस तरह चीज़ों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, लोगों की कुव्वत खरीद खत्म होती जा रही है और कुव्वत खरीद खत्म होने से लोग बिलो द पावर्टी लाइन जाते जा रहे हैं। जो लोग अमीर हैं वो अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। इन दोनों के दरमियान में जो ब्रिज था, जो मिडिल क्लास थी, वो मिडिल क्लास पिसती जा रही है, मरती जा रही है। लोग अपने बच्चों को मार रहे हैं। ऐसी खबरें भी इसी शहर से, रायवंड से पिछले दिनों एक आई कि रेडी वाले ने अपने बच्चों को मार दिया। ये और इससे पहले भी सुनते आ रहे हैं आप। ये तकलीफ दे चीज़ है और इस सारी तकलीफ के अंदर इस तरह के खेल तमाशे चल रहे हैं। हर बंदा हमें निजात दिलाना चाहता है, हर बंदा हमारी मुश्किलात का हल निकालना चाहता है। हमारी मुश्किलात का हल जो सा बड़ा छोटा सा है, बड़ा मुख्तसर सा है। वो ये है कि हमारी आमदनी हमारे खर्चे से कम है, हमारा खर्चा ज्यादा है, हमारी आमदनी कम है। घर में जब खर्चा बढ़ जाए और आमदनी कम हो तो सबसे पहला काम किया जाता है खर्चा कम किया जाता है। आप खुद से सवाल पूछें, खुद से पूछें, क्या हुकूमत पाकिस्तान को पैसा क्यों चाहिए? ये आप खुद से पूछें। एक दफा जितने तमाम बड़े बड़े दिमाग इस टीवी पे बैठे देख रहे हैं, शायद मुझे क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, पता नहीं की बोल रहे हैं, वो खुद से पूछें हुकूमत पाकिस्तान को पैसा क्यों चाहिए? क्या हुकूमत पाकिस्तान बहुत बड़े तलीमी प्रोजेक्ट चला रही है जो बिल्कुल मुफ्त हैं, जहां तक किताबें मुफ्त मिलती हैं, जहां तालीम मुफ्त है, जहां पर बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़ी बड़ी कंप्यूटर लैब्स हैं और हर तरह की फैसिलिटी है? क्या हुकूमत पाकिस्तान के लोगों के लिए इस तरह का कोई बहुत बड़ा तालीम का प्रोजेक्ट चला रही है? नहीं। क्या हुकूमत पाकिस्तान लोगों को सेहत की फैसिलिटी देने के लिए बड़े बड़े अस्पताल कायम किए हैं, PKLI की तरह के, और बहुत बड़े बड़े इदारे हैं जहां पर इलाज बिल्कुल मुफ्त हो रहा है, किसी का एक टेडी पैसा नहीं लगता, किसी टेस्ट पे नहीं लगता, किसी दवाइयों पे नहीं लगता? क्या ऐसा हो रहा है? बिल्कुल नहीं। क्या हमारे मुल्क में हमारी जान माल इज्जत महफूज है और अगर हमें खुदा ना खास्ता कभी पुलिस की जरूरत पड़े तो हमें बगैर सिफारिश के हमें इंसाफ मिल जाता है? क्या ऐसा हो रहा है? क्या अदालतों में जाने के लिए हमें बड़ा वकील करने के लिए बहुत सारे पैसे नहीं देने पड़ते? क्या हुकूमत पाकिस्तान जब हम मुश्किल में हो हमारा साथ देने पहुंचती है या हमें तकलीफ हो जाए तो हमारी लाइफ इंश्योरेंस करती है, या कोई ऐसी परेशानी हो जाए कि हुकूमत पाकिस्तान आके हमारे बच्चों को रोटी रोजी देती है हमारे जाने के बाद? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर हुकूमत पाकिस्तान को पैसा क्यों चाहिए? हुकूमत पाकिस्तान को पैसा इसलिए चाहिए क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने जो अवाम है पाकिस्तान की, उनकी खिदमत के लिए जो लोग रखे हैं, जो मुलाजिम रखे हैं, जो खादिम रखे हैं, उनको जो वो पे करती है वो बहुत ज़्यादा है। उनकी मरातें बहुत ज़्यादा हैं, उनको फ्यूल जो मिलता है वो बहुत ज़्यादा है। इवन ये कि IMF ने भी अब ये कह दिया है कि भाई अपने तमाम सरकारी मुलाजमीन के असासाजात हमें दो, हमें पता चले कि ये कौन लोग हैं। आप सड़क पे चलते जाते हैं तो आपको पता चलता है फलां मिनिस्टर है, फलां DDC है, फलां वो है, बड़े बड़े घर हैं, बड़ी बड़ी मरातें हैं और सारा सरकारी है। बड़ी बड़ी सरकारी जीपें जो सी हैं, बड़े बड़े क्रूजर्स जो सी हैं, सबज नंबर प्लेटों के गुजरते हैं। हमारे वजीर आजम का कॉन्वॉय देखें तो ऐसे लगता है कि यार पता नहीं कौन से मुल्क का बादशाह जा रहा है, कौन सा रईस जा रहा है। और वहीं उसी मुल्क के अंदर लोग जो से हैं फाका कशी पे आ गए हैं। शरीफ आदमी फाका कशी पे, वाइट कॉलर फाका कशी पे आ चुका हुआ है। वो क्या करेगा? और इस तरह की सूरत में आप अपने जब हुक्मरानों को देखते हैं, उनकी अयाशियां देखते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पड़ी हुई मेजें देखते हैं, तो गरीब आदमी के दिल पे क्या गुजरती होगी? ये वो तमाम परेशानियां हैं जिसके ऊपर इस रियासत के अंदर ऐसे लोग जन्म लेते हैं जो हमारी इन मजबूरियों का फायदा उठा के अपनी सियासत करते हैं। हमारे इसी के अंदर हमारे ऐसे लोग जन्म लेते हैं जो हमारी इन मुश्किलात को अपनी सियासत के अंदर कैश करते हैं, क्योंकि हमें निजात की जरूरत है। हम निकलना चाहते हैं इन तमाम मुश्किलात से। हम चाहते हैं हमारे मुल्क में जहां हम रहते हैं हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बेहतरीन हो, हमारे बच्चे जो उनसे हैं वो बेहतरीन जिए यहाँ पर और अच्छी फैसिलिटीज मिले। जिस तरह हम बाहर की दुनिया में देखते हैं कि किस तरह जो मुल्क हैं वो अपने लोगों की हिफाजत करते हैं। हमें चाहते हैं कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर हो, हमें चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुशहाल जिंदगी गुजारें इस मुल्क के अंदर, आज़ाद शहरी हो, उनकी जानो माल महफूज हो। अगर खुदा ना खास्ता उन्हें कभी किसी हस्पताल जाना पड़े तो वहाँ उनकी इज्जत हो, उनकी रियासत उनके लिए
सारा कुछ पैदा करे। इसी सारी की ख्वाहिश में, इसी सारे के लिए हम रियासत की बातें मानते हैं, हम हुकूमत पाकिस्तान को अपने हकूक सरेंडर करते हैं। हम कहते हैं कि ठीक है आप हम पे खर्च करें, आप हमारे ऊपर, ये हम आपको पैसे देते हैं, ये GST क्यों लगाते हैं, ये हमसे वो टैक्स क्यों लेते हैं, कोई जगह टैक्स है या ये उनका मुल्क है, ये उनकी तमाम रियासत है? ऐसा नहीं है, कोई बादशाह नहीं है। हम इसलिए इनको पैसे देते हैं, इसलिए GST भी मानते हैं जो फिर 1% बढ़ गया है। हम इसलिए मानते हैं कि भाई तुम हमें फैसिलिटीज दो, हम तुम्हें टैक्स देते हैं, जो हम तुम्हें पैसे देते हैं उसके बदले में फैसिलिटीज दो। ये बिल्कुल इसी तरह जिस सोसाइटी में आप रहते हो, उनमें सिक्योरिटी के नाम पे आपसे 2500 रुपया लिया जाता हो, उसमें पानी के नाम पे आपसे 1000 रुपया लिया जाता हो, उसमें सफाई के नाम पे आप पे 2000 लिया जाता हो। ये सारे पैसे इकट्ठे करके वो आपको फैसिलिटीज देते हैं। इसी तरह यह रियासत का काम है कि वो आपसे पैसे इकट्ठे करके आपको फैसिलिटीज दे जो नहीं दी जा रही। यहां पर सोचने की जरूरत यह है कि हमें अपने खर्चे कम करने हैं। इमरान खान साहब पॉपुलर तब हुए थे जब उन्होंने ऑस्टेरिटी का नारा लगाया था। उन्होंने कहा था कि मैं खर्चे कम करूंगा, मैं ये तमाम गवर्नर हाउसेज, ये प्राइम मिनिस्टर, मुझे जरूरत ही नहीं है इन तमाम चीजों की। मैं आपको सादा तरीन जिंदगी गुजार के दिखाऊंगा। सिर्फ मुझे जो सिक्योरिटी की वजह से जो मुझे मसले आते हैं उसकी वजह से मुझे ये गार्ड्स वगैरह रखने पड़ते हैं। मैं आपको एक एक पैसा आपका बचा के दिखाऊंगा। लेकिन जो ही हुकूमत में आए सब कुछ उनकी जरूरत बन गया, हर चीज उनको चाहिए। और अभी वो बादशाह का ऐसा खुमार है जो आज तक उनके उससे निकल ही नहीं रहा दिमाग से। ये तमाम मसाइल हैं जो हमें हल करने की जरूरत है। और आखिरी बात, अगर खान साहब कहते हैं कि मुझे इलेक्शन इसलिए कराने हैं क्योंकि वो अपनी हुकूमत तोड़ के, अपनी सूबों से हुकूमत तोड़ के, अपनी हुकूमत गिरा के यहां तक पहुंचे हैं और दोबारा से इलेक्शन करवाना चाहते हैं, दोबारा से उसी सीट पे बैठना चाहते हैं, इसलिए कि वो चाहते हैं 2/3 मेजोरिटी मिले। 2/3 मेजोरिटी से उनकी मुराद कहीं ये तो नहीं कि पूरी की पूरी असेंबली में सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोग हों, कोई ऑपोजिशन हो ही ना। ये तमाम बातें सोचने वाली हैं और अपने लीडरों के जो वो बातें करते हैं वो समझने वाली हैं। इशारे बहुत होते हैं, अक्लमंदों के लिए इशारे बहुत होते हैं। इस मुल्क को, पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों की ज़रूरत है, फ़ैन क्लब की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान को ज़रूरत पाकिस्तान के प्यार करने वाले लोगों की है। पाकिस्तान को जालों, मतवालों और मस्तानों की ज़रूरत नहीं है। इस मुल्क को आपकी ज़रूरत है। इस मुल्क के लिए जागें, इस मुल्क के लिए बात करें और जो बात सच है, वो जो बात आप समझते हैं कि मुल्क को कौम के लिए बेहतर है, उसको इंडोर्स करें। ऐसी सबकी बातें इंडोर्स करते रहेंगे तो आप में और उन चूहों में क्या फ़र्क रह जाएगा जो बचपन में कहानी सुना करते थे, बंदा बीन बजाता हुआ जाता था और उसके पीछे पीछे सारे चूहे गली से निकल के उसके पीछे पीछे चल पड़ते थे। तो हमें ये सब नहीं बनना। आंखें खोलें, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, इंसान हैं। आज का सारा कुछ जो मैंने बताया, जो सारी चीज़ें दिखाई, वो सिर्फ इसलिए था कि आंखें खोल लें, आंखें खोल लें और जो हमें हमारी मजबूरियों को यूज़ कर रहे हैं उनको पहचान लें। असल इस वक्त ज़रूरत पाकिस्तान को अपना ख़र्चा कम करने की है क्योंकि पाकिस्तान की आमदनी इतनी नहीं है कि उसके खर्चे पूरे हो सकें। लोग मर रहे हैं, लोग भूख से मर रहे हैं। ये खर्चे कम होंगे, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अपना ख्याल रखें, मुझे ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।